हम सबकी अपनी एक थिंकिंग होती है, एक थॉट प्रोसेस होती है, जो हम सोचते हैं खुद के बारे में कि हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल जो भी अचीव करते हैं लाइफ में, वो उस थिंकिंग के रैल्म में ही होता है। यानी कि जहां तक वो सोचते हैं उतना ही अचीव कर पाते हैं, या उतना भी नहीं कर पाते हैं बहुत लोग। बट सवाल ये उठता है, क्या जो हमारी थिंकिंग है, यानी जो हमारे माइंड में बैठा हुआ है, एक बिलीफ है कि हम इतना कर सकते हैं, क्या हम उससे ज्यादा अचीव कर सकते हैं? अगर हाँ तो कैसे? सर, जैसे हम अपने आप से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारा थॉट प्रोसेस जो है वो काफ़ी लिमिट होता है और वो एक्सपैंड नहीं हो पाता कि हम उसके बियॉन्ड सोच पाए। हम अपने आप से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। किस तरह के क्वेश्चंस? जैसे अभी लाइफ में कुछ अचीव करने की बात हो रही थी कि हाउ वी कैन अचीव मोर देन व्हाट वी थिंक। तो सर, जैसे कोई पर्टिकुलर जैसे करियर है, अगर मैं सैलरीड हूँ तो मैं जॉब कर रहा हूँ, तो मैं उसमें डेप्थ ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करता हूँ कि इधर मैं मतलब सर वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, हम ज़्यादा अपने आप से क्वेश्चंस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि थॉट प्रोसेस भी हमारा लिमिटेड रहता है, वो एक्सपैंड नहीं हो पाता है। इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं। हम क्वेश्चंस क्यों नहीं पूछते हैं अपने आप से? क्या आप क्वेश्चंस पूछते रहते हैं अपने आप से सुबह से रात सर तक? क्वेश्चंस करते हैं बट राइट क्वेश्चंस नहीं करते हैं। अब ये राइट क्वेश्चन क्या होता है और रॉन्ग क्वेश्चन क्या होता है? राइट क्वेश्चंस जितना हमारे एक्सपीरियंस में चीजें आ रही हैं उसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करते रहते हैं। मतलब अगर जैसे अभी आप कोई क्वेश्चन करेंगे वो मेरे एक्सपीरियंस से बियॉन्ड है। अब उस चीज के बारे में अगर मैं सोचता हूँ अपने माइंड के अंदर तो एक नया नजरिया मिलता है वो उस चीज को देखने का, तो वो राइट काइंड ऑफ क्वेश्चंस हो गए। इस पे थोड़ा सा और डीपली समझने की कोशिश करते हैं कि राइट क्वेश्चन और रॉन्ग क्वेश्चन क्या होते हैं। आपने कहा अपने आप से हम क्वेश्चन नहीं करते हैं, और ये बात बिल्कुल सही है। जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे, ग्रो कैसे करोगे लाइफ में? अब ये सही क्वेश्चन क्या है और गलत क्वेश्चन क्या है? ऐसा तो नहीं है कि हम क्वेश्चंस के साथ में ठहरते नहीं है। डू यू स्टे विद अ क्वेश्चन? क्या कभी ऐसा होता है कि कोई एक क्वेश्चन है जो माइंड में आया, एंड दैट टू इट हैज टू बी द राइट क्वेश्चन। अभी राइट और रॉन्ग क्या है उस पर अभी हम आते हैं। बट अगर कोई राइट क्वेश्चन आ भी गया मान लो आपके माइंड में, पहले तो आपको ये नहीं पता कि वो राइट है रॉन्ग है। उसके बाद में अगर वो राइट आ भी गया तो ऐसा नहीं होता कि वो आ करके चला जाता है। अगर उसका आंसर आपको फटाफट नहीं मिलता है, कुछ मिनट में या कुछ घंटों में नहीं मिलता है, लेकिन अगर उस क्वेश्चन के साथ ठहरना है फॉर अ फ्यू डेज विदाउट एन आंसर, तो क्या हम अनकंफर्टेबल नहीं होने लग जाते हैं? क्या हमें डर नहीं लगने लग जाता है? क्या ऐसा नहीं लगता है कि बहुत हो रहा है अब छोड़ो इसको? एंजाइटी होने लग जाती है सर। एंजाइटी होने लग जाती है, क्योंकि आप एक अननोन टेरिटरी में घुस गए। नोन क्या होता है? एक क्वेश्चन आपने अपने आप से पूछा, उसका फटाफट से जवाब मिल गया। कहां से मिला? अंदर जो इंफॉर्मेशन पड़ी हुई थी वहीं पे उसका जवाब भी पड़ा हुआ था। तो 99% लोग जो कि एक मीडियोकर लाइफ जी रहे हैं, उसमें से 1% को मैंने हटा दिया। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। रीजन कुड बी समथिंग एल्स, मे बी हेल्थ, मे बी दिस, मे बी दैट, कुछ और हो सकता है। बट 99% लोग जो मीडियोकर लाइफ जीते हैं और उसी में मरते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है? उनकी जो थिंकिंग है उसमें क्वेश्चनिंग की गुंजाइश ही नहीं है। जितने क्वेश्चंस पूछने थे वो पूछ लिए बचपन में, उसके आंसर्स मिल चुके हैं। अब उनके पास आंसर्स तो हैं, क्वेश्चंस है ही नहीं। एंड दिस इज द साइन ऑफ इंटेलिजेंस। आप इस चीज से रिलेट करो अपने घर में या अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में। वो लोग जिनकी एज ज्यादा है, आपसे मान लो डबल एज है, लेकिन उन्होंने लाइफ में कुछ ढंग का अचीव नहीं किया है। अब उनके पास अब जाओ, किसी भी चीज के बारे में बात करो, उनके पास में हर बात का जवाब है, एक ओपिनियन है, अपना एक बिलीफ है, लेकिन क्वेश्चन एक भी नहीं है ढंग का। और कभी ये तो है ही नहीं कि मुझे नहीं पता। दे नेवर से दैट। जितना आपको नहीं पता होता एक्चुअल में अंदर से, यानी जितना आप इंटेलिजेंट नहीं होते हो, उतना ही आपके पास में जवाब ज्यादा होते हैं। और जितना आप अंदर से वाइज होते चले जाते हो, इंटेलिजेंट होते चले जाते हो, उतना ही आप साइलेंट होते चले जाते हो। ये यूनिवर्स इतना बड़ा है, इसमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं कि यू कैन नॉट स्पीक कॉन्फिडेंटली एंड क्लियरली अबाउट एनीथिंग। और ये जैसे जैसे इंसान को समझ आता है तो वो हम्बल होता चला जाता है, वो डाउन टू अर्थ हो जाता है। अब उसका माइंड क्वेश्चनिंग माइंड बनता है। अब उसको समझ आता है कि मैं सब कुछ तो नहीं कर सकता लाइफ में, टाइम लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो क्यों ना उस काम पे फोकस किया जाए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो अचीव करने में जो मैं सोच भी नहीं सकता हूं। ऐसे अपनी थिंकिंग को एक्सीड किया जाता है। एक लेवल है जहां तक आप सोच सकते हो, और आप कहां तक सोचते हो, जो भी आपने पास्ट में अचीव किया है या जो भी अभी कर रहे हो, उससे थोड़ा बहुत ऊपर होता है बस। उसका 100x या 1000x होता ही नहीं है माइंड में। तो उस पाथ पे आप चल रहे होते हो। आई होप यहां तक हम साथ साथ में हैं। सर एक बार रिपीट कर दो सर, प्लीज़। मतलब बड़ी अंदर लाइन बैठ गई आपने जो कही है।
मैं अब रिपीट तो नहीं कर सकता क्योंकि मुझे खुद नहीं पता मैंने क्या बोला है, क्योंकि सब स्पॉन्टेनियस है, बट मैं एक स्टेप और आगे बढ़ सकता हूँ। मेरे साथ साथ में चलने की कोशिश करो। और एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझने वाली, कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको याद करके क्या होगा, ये कोई लेक्चर थोड़ी है, कोई एग्जामिनेशन में आने वाला तो है नहीं। थॉट प्रोसेस को समझने की कोशिश करो। अगर हम साथ साथ चल पाए अगले 1 घंटे तक, यानी जैसे मैं सोच रहा हूं आपकी भी थॉट प्रोसेस साथ साथ में चल पाई, तो आप देखना कुछ कमाल का लेकर के यहां से आप निकलोगे, जो आज से पहले लाइफ में आपने कभी कहीं पर भी एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो अब शुरू यहां से करते हैं सेशन को, कि राइट क्वेश्चनिंग क्या है और रॉन्ग क्वेश्चनिंग क्या है। जब भी आप कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो आप किसी और से पूछ रहे हैं, वो भी उसको ब्लेम करके, दैट इज रॉन्ग क्वेश्चनिंग। क्योंकि कोई भी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ऊपर ऊपर से हो सकता है कर भी ले, लेकिन डीप विद इन एक्सेप्ट नहीं करेगा कि वो गलत है। तो दैट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। और यही हमारी सबकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम सब बिजी हैं लाइफ की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में। तो हम क्वेश्चंस पूछते भी हैं तो छोटे छोटे पूछते हैं, ऐसे लोगों से पूछते हैं जिनकी सोच भी छोटी छोटी है, और वहीं पे उलझ करके रह जाते हैं। आप जिसके साथ में लड़ते हो, बहस करते हो, डिबेट करते हो, उसी के लेवल पे आ जाते हो। इसीलिए कहते हैं अपना ओपोनेंट सोच समझ करके चुनना चाहिए। तो अगर किसी और से आपने क्वेश्चन पूछ लिया, मान लेते हैं आपकी मैरिज हो गई है और आपने जा करके अपने हस्बैंड से क्वेश्चन पूछ लिया कि तुम ऐसे क्यों नहीं बिहेव करते, दैट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं जो हमारी लाइफ के बड़े गोल से कनेक्टेड नहीं है। बड़े गोल्स क्या होते हैं? बहुत कम होते हैं। वन इज हेल्थ, देन वेल्थ, देन रिलेशनशिप। हेल्थ जब मैं बात कर रहा हूं तो फिजिकल हेल्थ भी आ गया, मेंटल हेल्थ भी आ गया। जब वेल्थ की बात कर रहा हूं तो आपका प्रोफेशन कवर हो गया है। रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं तो हैप्पीनेस कवर हो गया है। बिकॉज हैप्पीनेस इज ऑलवेज रिलेटिव, इट इज ऑलवेज इन रिलेशन टू समथिंग और समवन। ये बात याद रखना हमेशा। जो कुछ लोग बोलते हैं ना कि बिना किसी के मैं खुश हो जाऊंगा, ये भी एक उनका थॉट है जिसको पकड़ करके वो खुश हो रहे हैं, जो टिका रहने वाला नहीं है। जैसे ये थॉट जाएगा तो उनके अंदर का जो खालीपन है, जो अकेलापन है, वो उनको काटेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? तो जो क्वेश्चन इन तीनों से कनेक्ट होता है और इन तीनों को लॉन्ग टर्म में बेटर बनाता है, वो सही क्वेश्चन है। मतलब अगर आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कि मैं अपनी हेल्थ को लॉन्ग टर्म में बेटर कैसे बनाऊं, नॉट इन शॉर्ट टर्म, तो बिल्कुल सही क्वेश्चन है। यानी कुछ ऐसा करूं, माइनर चेंजेस, जिसको कि मैं आराम से इंप्लीमेंट कर सकूं आज ही, अभी, और पूरी जिंदगी के लिए जिसको सस्टेन कर सकूं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस। एक है जो डे टू डे बेसिस पे आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, चाहे बिजनेस करो चाहे जॉब करो, प्रॉब्लम एक नहीं आएगी, हजारों आएंगी। उसमें से कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो टेम्पररी है, कुछ ऐसी है जो परमानेंट है। तो अगर कोई परमानेंट प्रॉब्लम है जिसके लिए आप क्वेश्चन पूछ रहे हो कि इसका सोल्यूशन कैसे निकाला जाए, तो क्या सही क्वेश्चन है या गलत क्वेश्चन है? सही क्वेश्चन है। सही क्वेश्चन है। तो सही क्वेश्चन पूछने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या टेम्पररी है, क्या परमानेंट है। जैसे जब हम बिजनेस करते हैं, क्योंकि मेरा बिजनेस का बैकग्राउंड है तो उससे मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं। जब बिजनेस करते हैं तो डेली की 100 प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसमें से मान लो 10 मेरे तक पहुंचती है, बिकॉज आई एम सिटिंग एट द टॉप। अब उन 10 में से मुझे डिसीजन लेना होता है कि कहां मुझे अपना ध्यान देना है और कहां नहीं देना है। ऐसे ही अपनी लाइफ के आप सीईओ हो गए, टॉप पे बैठे हो अपनी लाइफ के, आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। तो जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, उसमें पहले तो आपको चूज करना पड़ेगा वाइजली कि कहां ध्यान देना है, कहां नहीं देना है। कहीं ऐसा तो नहीं है आप छोटी मोटी लड़ाइयों में उलझ करके रह गए हो, गॉसिप्स में उलझ करके रह गए हो, विच इज कॉल्ड जीरो सम गेम। आप अगर 10 साल तक भी वो करते रहोगे तो एंड में कुछ मिलने वाला नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है आप एक ब्लेम गेम खेल रहे हो जिससे कुछ मिलने वाला नहीं है। ब्लेम करते रहो अपने पेरेंट्स को कि आपने बचपन में मुझे अच्छी पढ़ाई नहीं दी, जिस वजह से आज देखो मेरा क्या हाल है, व्हाटएवर। तो इस ब्लेम गेम से कुछ मिलने वाला है? एंड में कुछ हाथ आने वाला है? कुछ भी नहीं। क्या आप बेटर होगे या और नीचे गिरते चले जाओगे, और आपकी सोच नीचे 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 इतनी नीचे गिर जाएगी जिसकी कोई हद ही नहीं है। बड़ा कुछ सोचने के लिए तो वहां पे जगह ही नहीं होगी। तो पहले माइंड में जगह होनी चाहिए, स्पेस होना चाहिए। यानी कि पहले पता होना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम बड़ी है, क्या छोटी है, क्या टेम्पररी है, क्या परमानेंट है। तो छोटी छोटी चीजों से फ्री होकर के सिर्फ बड़ी चीजों के ऊपर फोकस करना है। और आपकी लाइफ की जो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी लाइफ की बड़ी प्रॉब्लम से बिल्कुल अलग हो सकती है। बिल्कुल मतलब बिल्कुल अलग। तो अपनी लाइफ को स्टडी करना है, किसी और की लाइफ को देख करके डिसीजन नहीं लेना है। और वो टाइम के साथ साथ चेंज होती है।
आज कुछ और है, टॉप 3 प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ की, हो सकता है 10 साल बाद कुछ और होगी, तो वो चेंज हो जाएगी। तो आज आपको आइडेंटिफाई करना है पहले तो कि आपकी टॉप 3 प्रॉब्लम्स क्या हैं, फिर ये सोचना है कि लॉन्ग टर्म के स्टैंड पॉइंट से उसका सोल्यूशन कैसे निकालें। शुरू यहां से करना है कि मेरे पास में उसका सोल्यूशन नहीं है, या अगर है भी तो वो इंप्लीमेंट नहीं होता है, और ऐसा सोल्यूशन जो इंप्लीमेंट ना हो सके वो सोल्यूशन है ही नहीं। ये क्लियर हुआ? आप लोगों के पास बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं कि मैं अगर ये कर दूं ना तो ये हो जाएगा, लेकिन आपको पता है कि ऐसा कभी होता ही नहीं है, वो आप 10 बार करके देख चुके हो, तो दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन। मेरी बात आई एम नॉट श्योर आप लोगों को समझ आई या नहीं आई। देखना, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। जैसे मान लो मेरी मीटिंग चल रही है अपने ऑफिस में कुछ टीम लीडर्स के साथ में, तो एक प्रॉब्लम डिस्कस हो रही है, तो जो हमारे टीम लीडर है मैंने उनको बोला, मैंने कहा इसका ये सॉल्यूशन है। उन्होंने बोला हाँ ये सॉल्यूशन तो मैंने 4 दिन पहले ही अपनी टीम को बता दिया है। मैंने कहा दैट इज ओके, आपने रिपोर्ट ली कि वो इंप्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ? फिर जब मैं ग्राउंड लेवल पे गया, जा करके देखा, तो सॉल्यूशन इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ। और बहुत बार क्या होता है कि वो सॉल्यूशन ऐसा होता है वो इंप्लीमेंट हो ही नहीं सकता प्रैक्टिकली। सो दैट सॉल्यूशन कुड बी फ्रॉम माय साइड और फ्रॉम द साइड ऑफ समबडी हु इज एट अ सीनियर लेवल, लेकिन अगर वो प्रैक्टिकल नहीं है तो वो सॉल्यूशन है ही नहीं। तो इसमें देखा जाए तो ब्लेम किसके ऊपर आया या कौन बेवकूफ निकला? आप खुद, क्योंकि आपने एक ऐसा सॉल्यूशन निकाला जो प्रैक्टिकल नहीं है। तो खुद को बेवकूफ कहने का भी दम होना चाहिए, जो हमारे अंदर नहीं है। हम खुद को जरूरत से ज्यादा समझदार समझते हैं, और ये रिलेशनशिप की अगर बात करी जाए तो सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। हमें लगता है कि जो हम सोच रहे हैं कि इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो ही सॉल्यूशन है, सामने वाला जो सोच रहा है वो तो बकवास है। हो सकता है जो आप सोच रहे हो वो भी बकवास हो, जो वो सोच रहा है वो भी बकवास हो, बट उसको बोलने की जरूरत नहीं है, नहीं तो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। पहले आप खुद को देख लो कि आपका सॉल्यूशन किसी काम का नहीं है, फिर हो सकता है इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन हो जिसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। देन यू नीड टू हैव पेशेंस, क्योंकि वो हो सकता है एकदम से ना निकले सॉल्यूशन, तो सामने वाले को कम्युनिकेट करना होगा। यहां तक हम साथ साथ चल पा रहे हैं? तो मैंने क्या कहा, अपनी सोच जहां तक भी आपकी जा रही है उसको एक्सीड करने के लिए यू नीड टू आस्क द राइट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अब राइट काइंड ऑफ क्वेश्चंस होते क्या हैं, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। वो लाइफ की छोटी छोटी जो इनसाइट्स होती हैं, छोटी छोटी जो लर्निंग्स होती हैं, अगर आपकी जो ऑब्जर्वेशन पावर है वो अच्छी है, यानी आप बस खुद में 24 घंटे उलझे हुए नहीं हो। मैंने कहा ना स्पेस होना चाहिए, यानी अगर आप 24 घंटे हो कहीं पर लेकिन अपने माइंड में ही कुछ कुछ बोलते चले जा रहे हो, उसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों बोला, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा, ये सब क्या है? इट्स अ जीरो सम गेम। एंड में हाथ में कुछ भी नहीं आता है। बहुत बार तो हम अपने आप को सही प्रूव करने में लगे हुए हैं, जिसको अगर आपने कर भी दिया तब भी कुछ हाथ में एंड में नहीं आने वाला है। मतलब कि एक ऐसी लड़ाई को लड़ रहे हैं जो अगर आप जीत भी गए तब भी कुछ नहीं आने वाला है हाथ में, तो लड़ी क्यों रहे हो? अगर एक्चुअल में आप कुछ बड़ा करना चाहते हो अपनी लाइफ में, जहां तक आपकी सोच जा रही है उससे बहुत बड़ा, जो अंदर से तो आप चाहते हो, और नहीं चाहता है कि आप चाहते हो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ में करना या नहीं? Yes, sir. बट कर कितने पाते हैं? हजारों में कोई एक। तो अगर आप जानना चाहते हो कि वो कैसे होता है, उसकी बात अभी हो रही है कि पहले तो छोटी छोटी प्रॉब्लम से फ्री हो जाओ। छोटी प्रॉब्लम समझ आ गई ना, जो टेम्पररी है, अनित्य है, यानी अभी है और कल शायद नहीं है। बताइए। जैसे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, अब ठीक है आज तो हम सेशन कर रहे हैं, कल से हमारा डेली लाइफ शुरू होता है, वही छोटी प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व आउट करना ही है, चाहे मेरा बिजनेस है या जॉब। जैसे एज इन फैक्ट्री है मेरी, तो कभी कपड़ा खत्म हो गया, कभी धागा, आज ये जीन्स नहीं थी इसलिए कम सेल हुआ। एंड एट दी एंड जब मैं रात को जाके शांति से बैठूंगा तो सर मेरे दिमाग में तो यही चीजें चल रही हैं कि यार ये होता तो आज इतना और ऑर्डर कर सकते थे हम, ये था वो था। तो सर डेली लाइफ में तो हमें कभी सोचने का ही टाइम नहीं मिलता कि मेरी बड़ी प्रॉब्लम क्या है। फिर वही रूटीन हुआ कि मैंने खाना खाया, सो गया, देन सुबह फिर वही है धागा कपड़ा। जो आपने कहा कि पूरे दिन मैं इसी में बिजी रहता हूं कि धागा खत्म हो गया, कपड़ा खत्म हो गया, यानी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है उसमें उलझा रहता हूं। बट आप एक बात बताओ, अगर इन्हीं चीजों में आप उलझे रहे तो कभी भी आपका बिजनेस बढ़ पाएगा? कभी नहीं। कभी नहीं। ये बात समझ आ रही है ना? हाँ 100%। तो क्या करना पड़ेगा? एक सिस्टम बनाना पड़ेगा जो आप पे डिपेंड ना करे, यानी कि एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जहां पर आप पहले से अगले 1 महीने की प्लानिंग कर सको और उसके हिसाब से एक्ट कर सको। कुछ ऐसा सॉल्यूशन सोचना पड़ेगा। ये जो रोज रोज की प्रॉब्लम है, अब इसमें 2 तरह की प्रॉब्लम है। एक है जो एक्सीडेंटल है, उसके लिए बस आपको एक बैकअप स्ट्रैटेजी चाहिए कि अगर आग लग गई तो उसके लिए हमने इंश्योरेंस कराई हुई है अपनी फैक्ट्री की,
दैट इज एक्सीडेंटल। एक है जो रोज की प्रॉब्लम है, ये धागा और कपड़ा तो रोज का है अगर आपका ये काम है तो ये जो रोज की प्रॉब्लम है इसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, जो आपके बिजनेस में एक एक इंसान को पता होना चाहिए, जो भी उसमें लोग हैं। जैसे आप अभी जो आप बिजनेस कर रहे हो उसमें कितने लोग हैं टोटल? अभी सर 12 लोग हैं टोटल। तो उन 12 के 12 लोगों को एग्जैक्ट पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि ये काम किसका है। वो काम 2 लोगों का नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 का होगा तो वो दोनों एक दूसरे पे डालेंगे। वो एक का होना चाहिए। जब वो छुट्टी पर है तब वो किसी और का होना चाहिए। मतलब प्रॉपर, हाँ, हम लोग उस तरह से सिस्टम बनाएं और जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है 200% उसी से हम क्वेश्चन करें कि ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तुमने क्यों नहीं किया। शुरुआत में जब तक बिजनेस एक पर्टिकुलर लेवल पे नहीं पहुंच जाता, आज आपकी 10-12 लोगों की टीम है, आपको डेली बेसिस पे एक टास्क असाइन करना होगा सुबह जाते ही कि आपका ये टास्क है, आपका ये है, आपका ये है, आपका ये है, आपका ये है। कोशिश ये करनी है कि खुद कुछ भी नहीं करना है, या करना भी है तो सिर्फ वो करना है जो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए। और वो इंपॉर्टेंट क्या है? बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, बिजनेस को मैनेज करने के लिए नहीं, क्योंकि 12 लोगों की टीम ऑलरेडी है। अगर नहीं होती तो मैं कहता कि हाँ मैनेज आपको करना है। तो मैनेजमेंट से इनको बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि अभी इस स्टेज में इनकी लाइफ में मैनेजमेंट यूजलेस टास्क है, छोटा काम है, टेम्पररी है, ऑलरेडी टीम है। बट हो सकता है आप अपना खुद का, आप में से कोई अपना बिजनेस शुरू कर रहा है, उसके लिए मैनेजमेंट छोटा नहीं है, क्योंकि जब तक वो खुद मैनेजमेंट नहीं सीखेगा तब तक वो आगे डेलीगेट कैसे करेगा। तो आपने मैनेज करना सीखा, अब लोगों से मैनेज करवाओ, खुद कुछ भी डे टू डे ऑपरेशंस में इन्वॉल्व नहीं होना है। आपको सिर्फ ये सोचना है कि सेल्स कैसे बढ़ेगी। फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आपको सेल्स बढ़ाना आ जाएगा, जो अभी नहीं आता है, हो सकता है, बट जब आ गया तो उसको भी आप डेलीगेट कर दोगे, तो उससे भी आप बाहर निकल आओगे। तो एंड में जो एक बिजनेस ओनर होता है, जो सीईओ होता है, उसका काम सिर्फ इतना सा होता है कि कौन सा काम किस इंसान को देना है जो उसको अच्छे से कर सके। आज 12 लोग हैं आपके पास में, उसमें से किसको वो काम देना है जो बोल रहा है कि मैं कर लूंगा, या जो एक्चुअल में कर सकता है। दोनों में बड़ा फर्क है। और उसका इंसेंटिव क्या है उस काम को करने में। आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं, मजेदार, अभी ताजा ताजा, फ्रेश एकदम। एक हमारा बिजनेस है जिसके बारे में आप लोगों को पता है, और कुछ बिजनेसेस हैं जिसके बारे में आप लोगों को नहीं पता है। उसमें से एक बिजनेस है जहां पे अभी नया नया उस काम को शुरू किया और सेल्स बहुत तेजी से बढ़ रही है, इतनी तेजी से जितना हमने सोचा भी नहीं था। मतलब शुरू हुआ था आज से 2 महीने पहले, तब दिन के आ रहे थे 20-30 ऑर्डर, 50 ऑर्डर, फिर आ गए 100 ऑर्डर, फिर आ गए 200 ऑर्डर, फिर आ गए 500 ऑर्डर। ये सब हुआ 1.5 महीने के अंदर। तो टीम बेसिकली जा करके 300 ऑर्डर पे अटक गई। मतलब उनके माइंड में बैठ गया कि 300 ऑर्डर तक तो हम कर सकते हैं। तो उनकी सोच जा करके 300 ऑर्डर पर डे पर अटक गई। जबकि मुझे पता है कि उस टीम में कैपेबिलिटी है, 20 लोगों की टीम है, वो दिन के 2000 ऑर्डर भी संभाल सकती है, बट उनकी सोच अटक चुकी है 300 पे। तो मेरी सोच है 2000 ऑर्डर की पर डे की, उनकी सोच है 300 ऑर्डर की पर डे की। अभी अलाइन कैसे होगी? तो अब समझो मैंने क्या किया, इसका क्या सोल्यूशन निकाला। मैंने कहा इसको अलाइन करना पड़ेगा। मतलब मेरी जो सोच है और उनकी जो सोच है वो सेम लेवल पे लानी पड़ेगी, तभी काम होगा ना। उनकी सोच है 300, मेरी सोच है 2000, बहुत बड़ा गैप है। तो मैंने क्या किया, वहां पर जा करके ऑफिस में एक बड़ा सा चार्ट पेपर लिया, उस पर माइंड मैपिंग करी और उसके सेंटर में लिख दिया 2000 ऑर्डर्स पर डे, और उनको क्लियर बोल दिया कि जैसे ही हम इस टारगेट को अचीव करेंगे 2000 ऑर्डर्स पर डे, जो जितनी स्पीड से हम ग्रो कर रहे हैं ये अगले 2 महीने में अचीव हो जाएगा। तो अचीव होते ही जो भी आपकी सैलरी है, मान लो 50,000 रुपए है, तो आपको 2 महीने का एक्स्ट्रा बोनस उस पर्टिकुलर मंथ में मिल जाएगा। यानी कि अगर अभी 50,000 रुपए है तो 50,000 रुपए तो सैलरी मिलेगी उस महीने में, प्लस 1 लाख रुपए और मिल जाएगा एज एन इंसेंटिव सबको। सिर्फ सेल्स वालों को नहीं, पैकिंग वालों को, शिपिंग वालों को, जो भी इन्वेंट्री मैनेज कर रहे हैं उनको, जो वेयर हाउस में काम कर रहे हैं उनको, सबको। फिर जैसे ही हम 5,000 ऑर्डर्स पर डे को अचीव करेंगे, जो अगले 3 से 4 महीने में हो जाएगा, उनको 3 चेक एक्स्ट्रा मिलेंगे। आप लोगों को सुनने में लग रहा होगा कि पता नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता, बट हमारी कंपनी में पहले पास में बहुत बार ये हो चुका है। तो उनको ये समझ आ रहा है कि अगर मैं बोल रहा हूं तो वो हवा में नहीं है बात। तो उनको ये तो कॉन्फिडेंस है कि हाँ ऐसा होगा। बट इससे हुआ क्या, थॉट प्रोसेस मेरी और हमारी टीम की अलाइन हो गई। अब वो भी सब चाहते हैं कि हम 2000 को अचीव करें, एंड दे आर ओपन फॉर आइडियाज कि कैसे करें। पहले अगर मैं बात करता तो एक रेजिस्टेंस आ जाती
तो हम अपनी सोच से आगे कैसे बढ़ते हैं, ये क्लियर हुआ। मैंने यहाँ पे एक और लेयर को टच कर दिया इस कॉन्वर्सेशन की। अभी तक हमारा टॉपिक ये था कि कैसे हम अपनी सोच को एक्सीड करें। मैंने बताया कि अगर आपकी सोच तो बड़ी है लेकिन आपकी टीम की छोटी है, तो उनकी भी सोच को अपनी सोच पे कैसे लाते हैं। जब प्रॉफिट शेयरिंग होती है, रिवॉर्ड शेयरिंग होता है, मतलब आप कहो कि काम आप करो लेकिन फायदा पूरा मुझे होगा, तो बात नहीं बनेगी। उस प्रॉफिट को शेयर करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं वापस से अपने ऊपर। जब हम किसी काम को करते हैं तो हमारी अपनी एक सोच होती है कि हम यहां तक अचीव कर सकते हैं। ये होती है जो सोच करके हम उस काम को शुरू करते हैं। फिर जब करते हैं एक्चुअल में और रिजल्ट उस हिसाब से नहीं आता है, तो हमारा ध्यान चला जाता है रिजल्ट की तरफ, तो बड़ी सोच पीछे चली जाती है। कैलकुलेशन होने लग जाती है वो छोटे रिजल्ट के बेस पे। आया समझ में? नहीं आया? देखो मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे किसी काम को शुरू किया, तो शुरू क्या सोच करके किया कि ये जो मैं काम कर रहा हूं इसमें हमारा टारगेट सेगमेंट है, इंडिया की पॉपुलेशन है मान लो 150 करोड़, उसमें से ये हमारा टारगेट सेगमेंट है मान लो 15 करोड़ लोग। तो 15 करोड़ लोग अगर हमारे इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं महीने में एक बार, तो हमारी कंपनी की रेवेन्यू हो जाएगी 150 करोड़, एज एन एग्जाम्पल। लेकिन जब हम एक्चुअल में उस काम को करना शुरू करते हैं और कुछ दिन हो जाते हैं और रिजल्ट आना शुरू होता है, तो एकदम से तो 150 करोड़ नहीं आ जाएगा ना, वो आने में तो 5-10 साल लगेंगे ना। तो जब रिजल्ट आता है तो ध्यान वहां चला जाता है और सारी कैलकुलेशंस उसके अकॉर्डिंग होने लग जाती है। इसको और सिंपल करता हूं जिससे आप लोग रिलेट कर जाओ। जैसे किसी एंट्रेंस की हम तैयारी करते हैं, तो एंट्रेंस का जो एक्चुअल में रिजल्ट आना है वो तो आना है 1 साल बाद या 2 साल बाद, लेकिन जो पहला टेस्ट होता है उसमें जो नंबर आते हैं वो आपकी एक्चुअल में सोच बन जाती है। मतलब गए थे उस इंस्टीट्यूट में ये सोच करके मेरे को इसको क्रैक करना है, लेकिन जब पहला टेस्ट दिया वहां पर उस इंस्टीट्यूट में तो नंबर आए इतने कम, तो अब दिमाग वहां चलता है, वहां नहीं, उसको हम भूल जाते हैं कि अब मैं इससे ज्यादा कैसे लाऊं। मतलब मान लो 100 में से चाहिए 90, आपके आए 50, तो अब क्या दिमाग में 90 चलता है या 50 चलने लग जाता है? 50 चलने लग जाता है। आप सोचते हो 50 को 60 कैसे करूं। जैसे बिजनेस को आप शुरू करते हो ये सोच करके कि यहां से 10 लाख रुपए महीने का आएगा और पहले महीने में लॉस होता है 10,000 रुपए महीने का, तो अब दिमाग क्या चलेगा कि 10 लाख कैसे आएगा, पहले ये 10 तो निकालू, 10 तो निकालू। समझ गए? अब आया समझ में? तो आपकी सोच कहां चली गई? बड़े से हट करके छोटे पे, फिर और छोटे पे। अब ये 10 निकालने के चक्कर में आप उल्टे सीधे काम करोगे तो 10 का 20,000 रुपए लॉस होने लग जाएगा महीने का। अब आप कहोगे अब क्या करूं, अब आप पैनिक मोड में आ चुके हो, अब आपको समझ ही नहीं आ रहा मैं करूं क्या। वो बड़ी सोच तो गायब हो चुकी है। इंसान कहता है जो भी मिल जाए बढ़िया है, किसी भी तरीके से सरवाइव करो, किसी भी तरीके से आगे बढ़ो। तो यही तो टॉपिक है आज के सेशन का, ध्यान से समझोगे तो। मतलब हुआ क्या कि आपने कुछ सोच करके एक काम को शुरू किया, जब एक्चुअल में गए तो रिजल्ट मिला बहुत कम। मान लो आपने इंजीनियरिंग करी कहीं से, जब कॉलेज से निकल रहे थे तो माइंड में बैठ गया कि मेरे को तो 20 लाख का पैकेज ऐसे ही मिल जाएगा। जब मार्केट में गए तो पैकेज मिला मैक्सिमम 6 लाख रुपए का, वो भी एक ऐसी कंपनी से जो आपको पता है कि रखने के बाद में कुछ महीने में निकाल देगी। एक्चुअल में जो पैकेज मिला वो मिला 5 लाख रुपए का। तो अब आप ये सोच रहे हो कि 5 लाख को 6 लाख कैसे किया जाए, 20 लाख कहां है। अभी तो आप ये सोच रहे हो अभी मेरे को 5 लाख की जो जॉब मिली है, पहले तो इसको कैसे बचाऊं, ये हाथ से ना निकल जाए, ऊपर से 5 का 6 कैसे होगा, यहीं पे होगा या जॉब चेंज करनी पड़ेगी। बस ये हो गई छोटी सोच। अब तो सबको क्लियर हो गया ना? नाउ वी आर ऑन द सेम पेज, राइट? अभी रिसेंटली क्या है, 3 महीने पहले मैंने गारमेंट स्टोर ओपन किया एक मॉल में, और मैंने यही सोच के ओपन किया था कि बहुत बड़ा स्टोर होगा, फिक्स प्राइस पे, फिक्स रेंट में। मॉल में स्टोर लेने के बाद, शॉप लगाने के बाद मुझे पता चला पूरा मॉल ऐसा है, 5,000 बोला और आप निकल के जा रहे हो, सर आप इधर आओ 500 में दे देगा। तो देखो यही हो रहा है। अब ये ग्राउंड रियलिटी है जो हमें पता नहीं होती है काम शुरू करने से पहले। बड़े स्टोर्स का भी यही है, मतलब उसने 5,000 बोला, नहीं दे सकता, मेरी मम्मी को नहीं दे सकता, आप निकल के जा रहे हो, भैया आप इधर आओ, चलो कोई नहीं 100 रुपए बचेगा मुझे, पर आपको दे देता हूँ मैं। तो ये मम्मी कसम आपको दिन में कितनी बार खानी पड़ती है? मतलब सर मैं बता रहा हूँ साथ, तो फिर नहीं तो ऐसा क्यों नहीं करते, लिख करके लगा दो, माँ कसम मैं नहीं दे सकता, जगह जगह पर। हाँ। फिर शुरू में मैंने ये चीज किया, फिक्स रेट, बट जो कस्टमर बेस था वहां का वो भी ऐसा ही कि हम इसलिए थोड़ी आते हैं इस मॉल में, हम तो इसलिए आते हैं कि रेट में झिकझिक होगी, हम अपनी रेट पे लेके जाएंगे, फिक्स रेट के लिए इस मॉल में कोई नहीं आ रहा। अब फिर फाइनली हमें भी वही करना पड़ता है कि 4,000 बोला और ठीक है 1,000 में लेके जाना है, लेके जाए यार, मतलब वही चलता है। अगर बंदा 4 में रेडी है तो वो 4 में गया, 3 में रेडी है तो 3 में,
इवन अगर 100 रुपए भी बच रहे हैं वहां का ये नहीं है मैं कोई बात नहीं बेचू इसे। तो अभी क्या हो रहा है? जो आपने शॉप खोली कितना टाइम हो गया उसको खोले हुए? 3 महीने समथिंग। लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है? प्रॉफिट में है सर। तो फिर क्या टेंशन है? बट सर इस तरह से बड़ा नहीं सोच सकते ना जो आपने पॉइंट का, फिर बड़ा कहाँ से? कस्टमर रिपीट रेट तो है ही नहीं, किसी को आपने 5 जैसे रेंट कितना है? 25,000। वो निकाल करके और खर्चे निकाल करके और जो लोग रखे हुए हैं सब हटा करके एंड में कितना बच जाता है महीने का? 35 to 40 तो बचता ही है कॉस्ट। और अभी शुरू करे हुए सिर्फ 3 महीने हुए हैं। बट अब प्रॉब्लम ये है, जो मैं समझ पा रहा हूँ आपसे बात करके, कि इसी पॉइंट पे जाकर के अटक जाओगे। हाँ, बड़ा कैसे? इसको बड़ा कैसे करोगे? बड़ा तो हो ही नहीं सकता, रिपीट रेट तो कुछ हो ही नहीं सकती ना सर, इसमें कोई रिपीट ही नहीं है। बस फेस देख के आपको टोपी पहनाने वाला गया मैं पूरे मॉल का। यही गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी को नहीं समझते हैं। इसको ऐसे देखो, एक नदी का बहाव है जो इस तरफ जा रहा है, हम उसको बदलने में लगे हुए हैं और वहीं पे बिजनेस मॉडल के फेल होने की या स्टैग्नेंट होने की शुरुआत हो जाती है। जैसे मैं अगर आपकी जगह होऊंगा तो मैं क्या करूंगा इस बिजनेस में? हाँ बताइए। अब जैसे इसमें ये भी है ना, ठीक है इसमें ये भी है ना, जैसे मैंने कहा ठीक है मैं तो नहीं दे रहा, बगल वाला तो रेडी है ना, मैं नहीं दे रहा, बगल वाला रेडी है। आप निकल के गए, नहीं मैं 800 में भी नहीं ले रहा, अरे भैया मैं दूंगा 600 में, वो चाचा का लड़का है, आप ऐसे 4 दुकानें पास पास में ले लिया इन्होंने सेम। और सब अपनी माँ की कसमें खा रहे हैं। तो उनकी माँ का क्या होता है? जैसे पहले मैं कैलकुलेटर का यूज नहीं करता था क्योंकि मुझे पता है एक्चुअल प्राइस क्या है, फिर उन लोगों ने कहा ना कि जादू तो कैलकुलेटर का ही है। अब उसमें जैसे कस्टमर ने 5 चीजें ली, ऐसे खट 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 किया मैंने, ये लो आपका ये हो गया। कस्टमर का माइंड वहां पे मतलब वैसे हो जाता है, यार ये क्या हो गया, ये वो, ठीक है भैया 3500 हो गए दे दो। अब वो कम ही नहीं करा सकता, कैलकुलेटर पे इतनी स्पीड से मैंने बटन दबाए, ऐसे गुना भाग किया और ये लो। मतलब कैलकुलेटर से वो लोग माइंड से खेल जाएंगे और वैसे, पर इस तरह से बड़ा बिजनेस नहीं बना सकते। नंबर 1 आप बड़ा बिजनेस नहीं बना सकते, नंबर 2 आप अंदर से तो कुछ गलत ही कर रहे हो ना, तो आप करप्ट होते चले जा रहे हो। मतलब बेसिकली आप कैलकुलेटर में जो कर रहे हो उसका मतलब ये हुआ कि है कुछ और दिखा कुछ और रहे हो। टोटल किया फटाफट फटाफट खटखट खटखट, देखो जी इतना लेस हो गया, इतना लेस हो गया, ये वो। कैलकुलेटर इज जस्ट फॉर सामने वाले के माइंड से खेल जाना कि हाँ। सामने वाला बिल्कुल ब्लॉक हो जाए, अब उसको समझ नहीं आता कि करूं तो करूं। तो जादू ही सीख लो, फिर बचा क्या? जादू करो, हिप्नोटाइज करो कस्टमर को, हिप्नोटाइज करके जो उसने चेन पहनी है वो उतरवा लो। सर इसी से बिल्कुल रिलेटेड मेरा क्वेश्चन भी है। हमारा ट्रांसपोर्टेशन का काम है, हमारे ट्रक चलते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, जो भी प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में अगर हम ट्रक लगाते हैं तो वहाँ पे टेंडर भरे जाते हैं, 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का, इस तरीके से। तो वहाँ पे मान लो कोई कह रहा है मैं 40 रुपये किलोमीटर के हिसाब से अपना ट्रक दे दूंगा, कोई कहेगा मैं 35 के हिसाब से दे दूंगा, कोई कहेगा मैं 30 के हिसाब से दे दूंगा। और ट्रक तो सर सबके सेम ही है, तो इसमें चेंजेस भी क्या कर सकते हैं कि भाई हमारा ट्रक बढ़िया है बेकार है, ये भी नहीं कह सकते। और इसी चक्कर में सर मार्जिन बहुत कम हो गया है। मार्जिन बहुत कम हो गया, प्लस मान लो आपने ट्रक निकाला हुआ है और आपका कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, तो ट्रक के साथ में किस्तें भी जुड़ी हुई होती हैं 50-55 हज़ार रुपए की, तो लोग बाग अपने ट्रक को खाली किस्तों पे ही दे देते हैं कि बस मेरी ये किस्त ही निकालता रहे, तो भी मेरे को दिक्कत नहीं है। तो आपको समझना पड़ेगा कि इस बिजनेस मॉडल में दम नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी आपने बताया उसके अकॉर्डिंग अगर समझा जाए तो आप चाहो भी तो आप ज़्यादा पैसा इस बिजनेस में कमा ही नहीं सकते, क्योंकि कंपटीशन हो रहा है उस पर्टिकुलर टेंडर के लिए जहां पर हर तरह के लोग हैं। कुछ ऐसे हैं जो ट्रक लेकर के फंसे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि बस किसी तरीके से किश्ती निकल जाए मेरी, मेरा ट्रक खाली खड़ा है, इससे अच्छा है वहां लग जाए, बस 1 साल के लिए किसी भी भाव में लग जाए, तो वो किसी भी रेट में करने को तैयार है। तो इससे बढ़िया तो आप किसी बैंक में जाकर के एफडी करा दोगे, वहां पे इससे ज्यादा पैसा कमा लोगे। वो आपको कैलकुलेट करना है कि आपके बिजनेस की रिटर्न कितनी है, कि एंड में ये सब करके, यानी वो ट्रक अगर आपने अपने पैसों पे ना खरीदा होता, आई एम अज्यूमिंग कि आपके जो ट्रक हैं वो अपने पैसों के हैं जी सर, तो अगर अपने पैसों पे ना होता, आपने फाइनेंस कराया होता, तो कितना ब्याज जाता? क्या वो ब्याज निकल रहा है? नहीं सर। और ऊपर से प्रॉफिट निकल रहा है? नहीं निकल रहा, तो बिजनेस बेकार है, कुछ और सोचो। ठीक है, इसको यहीं तक रोकते हैं। अब यहां पर आते हैं। तो अब आपने कहा कि अब ये वाला प्रॉब्लम है, हाँ। तो अब इनके केस में सॉल्यूशन क्या है? देखो, ये अभी क्या गलती कर रहे हैं, ये चाह रहे हैं एक ऐसे कस्टमर को एक ऐसा प्रोडक्ट बेचना, इस तरीके से बेचना जो उस कस्टमर को नहीं चाहिए। तो ये बेसिकली कस्टमर से कंपटीशन कर रहे हैं, कस्टमर से लड़ाई कर रहे हैं, जो दुनिया की कोई ताकत जीत ही नहीं सकती। क्या हो, अगर वो जो कस्टमर है, जो उसको चाहिए उससे ज्यादा
या उस मॉल में जहां पर के इस तरीके से बिजनेस होता है, वहां पर कुछ ऐसा हो जाए कि सबसे ज्यादा बेनिफिट उस कस्टमर को आपकी दुकान से मिले। उस कस्टमर को एक्चुअल में क्या चाहिए, ध्यान से समझो। जो इस तरह के मॉल में आ रहा है जहां पे सब कुछ ही सस्ते में मिल रहा है, तो सर वहां पे ज्यादातर कस्टमर को बस डिस्काउंट चाहिए। नहीं नहीं नहीं, आप एक स्टेप और आगे नहीं बढ़ पा रहे। देखो, सोच एक जगह पे जाके अटक रही है। कस्टमर को फ्री में चाहिए। मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? अगर कस्टमर को फ्री में मिल जाए, उसको इससे मतलब नहीं है आपका मार्जिन ज्यादा है कम है, आप कैलकुलेटर पे क्या घपला कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। उसको ये है मुझे इन सारी दुकानों में से सबसे सस्ता जहां मिल जाए मैं वहां से लूंगा। मैं वहां से लूंगा। अब फ्री से सस्ता क्या होगा? फ्री कैसे देते सर? अब आ गया ना प्रॉब्लम, फ्री कैसे दे दे सर? ये क्वेश्चन पूछो और इस क्वेश्चन के साथ ठहरो। अगर इस क्वेश्चन को आपने क्रैक कर लिया तो सोचो क्या होगा। जो मैंने कहा ना कि हमारी सोच से ऊपर कैसे जाते हैं, ऐसे जाते हैं। सर फ्री तो नहीं, मैंने 100 रुपए में लोगों को सामान दिया है और उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आ गया, भैया ये तो प्रॉब्लम आ गई, नया दो मुझे, तो वो 100 रुपए तो फ्री ही है। 100 रुपए फ्री नहीं होता है। फ्री फ्री होता है, 100 रुपए 100 रुपए होता है। अब आपने चाहे 100 रुपए में दिया चाहे 1000 रुपए में दिया, प्रॉब्लम आई तो कस्टमर वापस आएगा। अब ये जो चीजें हैं सोचना, ये क्या सही क्वेश्चन है या गलत क्वेश्चन है ये जो हम पूछ रहे हैं अभी, कि कस्टमर को क्या चाहिए? कस्टमर को फ्री में चाहिए। अगर ये किसी तरीके से इस बिजनेस मॉडल को क्रैक कर लें कि फ्री में कस्टमर को वो दें जो कस्टमर को चाहिए, जो मॉल में और कोई नहीं दे रहा, और फिर भी बहुत पैसा कमा लें, तो सोचो ये कहां के कहां निकल जाएंगे उसी मॉल में बैठे बैठे। हाँ, तब तो फिर आगे बढ़ सकते हैं इसी मॉल में। मतलब बाकी के लोग बैठ करके बस सोच रहे होंगे कि ये क्या कर रहा है कैसे कर रहा है, लेकिन वही कुछ जादू है जो आपने बोला ना, कैलकुलेटर का जादू, वो कुछ जादू है। तो अब क्या होता है कि जब ऐसा क्वेश्चन हम पूछते हैं तो पूछते ही अंदर से जवाब आता है कि ये तो हो ही नहीं सकता, तो हम कभी ऐसा क्वेश्चन पूछते ही नहीं है। और जब तक ये क्वेश्चन नहीं पूछोगे आगे कैसे बढ़ोगे? समझे मैंने क्या बोला? हम ऐसा क्वेश्चन पूछते ही नहीं है जो एक्चुअल में आपकी सोच जहां तक भी जा रही है उससे लाख गुना ज्यादा आप अचीव कर सकते हो, तो उसको अचीव कैसे करोगे? मैं अपने बिजनेस का एग्जांपल देता हूं। अभी जो मैंने बताया है कि 1-2 महीने पहले जो मैंने किया बिजनेस शुरू, उसमें मैंने कुछ ऐसी चीजें करी जो कोई और मार्केट में नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये एक्सपीरियंस मैंने कहां से लिया? बचपन में मैं एक दुकान पे जूस पीने जाता था, तो वहां पर एक पर्टिकुलर दुकान वाला ऐसा था जो क्या करता था कि जब एक गिलास मैंने पिया जूस का, उसके बाद में जो बच जाता था वो भी बोलता था ये भी ले लो। आप लोगों के साथ भी ये हुआ होगा क्या? ऐसी दुकान पे आप बार बार जाते हो, या ऐसी दुकान पे जो गिन करके देता है कि 15 रुपए का गिलास है तो ये 15 रुपए का जूस है, और उसमें क्या हुआ, 15 रुपए में आपने हिसाब लगाया, कई बार तो आधा गिलास और मिल जाता था, मतलब 15 में 20 का जूस मिल गया। तो क्या उस दुकान पे बार बार नहीं जाते हम? ये इंडिया में ही होता है, ये बाहर किसी कंट्री में नहीं होता है। वहां पे फिक्स प्राइस होता है। यू वांट ऑरेंज जूस, दिस इज फॉर $2, दिस ग्लास इज फॉर $5, दिस इज फॉर $10, ऐसे होता है। एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता है वहां। बट ये हमारी इंडियन मेंटालिटी है, वी वांट एक्स्ट्रा, हमको एक्स्ट्रा चाहिए, हमको उसमें एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है। फ्री में कुछ मिल जाए तो मजा आ जाता है ये मेंटालिटी या नहीं है? जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे फिर भी मिल जाए तो और मजा आता है। एक्सपेक्ट करके लिया तो फिर इतना मजा नहीं आता है, फिर तो ये हो जाता है कि हाँ मैंने बार्गेनिंग करी और मैंने ले लिया, तो अब मेरे हाथ में पावर है, मैं कल को किसी और दुकान में जाऊं, वहां भी जाकर के बार्गेनिंग करूं, वहां से भी ले लूं। बट ये आपने बार्गेन नहीं किया। अब ये कितनी छोटी सी बात है जो आप सबने एक्सपीरियंस करी है, बट क्या कभी इतना डीपली सोचा इसके बारे में? यहां पे एक बहुत बड़ी इंसाइट है, यहां पे हम सबकी एक सोच है जिसको मैंने पकड़ा है। वो क्या है कि जब बिना कुछ एक्सपेक्ट करे कुछ फ्री में मिल जाता है, या जितना हम सोच रहे हैं, जितना हमने पैसा दिया है उससे बहुत ज्यादा कुछ फ्री में मिल जाता है, तो मजा आ जाता है। तो मैंने क्या किया, हमारे वहां पर जो नया बिजनेस है वहां पर जो भी ऑर्डर प्लेस कर रहे थे उनके लिए स्पेशली कुछ एनवलप्स मंगवाए हार्ट शेप के, उसमें फ्री गिफ्ट रखा, साथ में एक हैंड रिटन नोट, लिटिल सरप्राइज फॉर जो भी उसका नाम था उसके साथ में, और एक हार्ट बना हुआ, और साथ में वो फ्री गिफ्ट, बाय 1 गेट 1 बट एज अ सरप्राइज। इसके बाद में क्या हुआ, जो रिपीट रेशियो था हमारे बिजनेस का, वो पहले था 20%, वो अब बढ़ करके हो गया है 50%। और बिजनेस वो जहां पर रिपीट हो,
नहीं तो बिजनेस नहीं है। जैसे इनके बिजनेस में रिपीट रेशियो 0%। तो है, वही है सर प्रॉब्लम। जैसे एक है मुर्गी का बिजनेस, एक है अंडे का बिजनेस। तो अभी इनका मुर्गी का बिजनेस है या मुर्गे का बिजनेस है। जो भी है मुर्गों के भी कपड़े रखते हो आप या सिर्फ मुर्गियों के रखते हो? किसी के सर मेंस एंड वुमेन्स सर। अच्छा, दोनों रखते हो, ठीक है, तो दोनों काटते हैं। बट हम लोगों ने ये सोचा था 1 साल बाद दूसरे मॉल में बड़ा स्टोर ले लेंगे जहाँ फिक्स प्राइस। वो तो आपने सोचा था, सोचते तो सब बहुत कुछ है, उसको छोड़ दो ना। क्योंकि जो आपने सोचा था वो तो बहुत लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। जैसे टाटा का एक ब्रांड है जिसके बारे में आपने सुना होगा, ज़ूडियो। हाँ सर, काम किया था मैंने 1.5 साल। उससे सस्ते में क्या दोगे? वो दे तो रहे हैं सस्ते में। यही सर पॉइंट है जो यहाँ पे मॉल में लोग नहीं समझ रहे, बाकी के शॉपकीपर्स की। ज़ूडियो ने आधे से ज्यादा बिजनेस तो ऑफलाइन ऐसे ही ले लिया है। हम लोग अगर सेम शर्ट और पैंट दे रहे हैं 2000 में, ज़ूडियो 1500 में जूतों के साथ दे देगा शर्ट पैंट, तो बंदा ज़ूडियो ही जाएगा। तो खत्म खेल। तो लॉन्ग टर्म में ये जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें कोई दम नहीं है। और इनको ये क्वेश्चन पूछना पड़ेगा आज, 1 साल बाद नहीं, क्योंकि तब तक तो हो सकता है बहुत देर हो जाएगी। क्योंकि जो ज़ूडियो है वो और एग्रेसिव होता चला जाएगा धीरे धीरे टाइम के साथ साथ। मतलब उनका जितना प्रोडक्ट, क्योंकि उनकी जो परचेजिंग है वो बहुत बड़ी वॉल्यूम्स में है, तो उनको वो रेट मिल रहा है जो आप सोच भी नहीं सकते। जो कपड़ा आप 300 रुपए का खरीद रहे हो उसको पड़ रहा है 150 रुपए का, और वो दे रहे हैं 499 का, जो आप बेच रहे हो 1000 रुपए का। तो उनसे कॉम्पीट कैसे करोगे? तो ये क्वेश्चन पूछना है ना। नहीं सर ये पूछा, लेकिन उस मार्केट में पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था इसको इम्प्लीमेंट। यही तो गड़बड़ है, ये वर्ड कहां से आते हैं? पॉसिबल नहीं हो पा रहा, ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा। इट्स जस्ट अबाउट आस्किंग द राइट काइंड ऑफ क्वेश्चन। देखो, अभी मैं फिर से उस पर आता हूं कि जो अभी हमने बिजनेस शुरू किया, वो बिजनेस जब शुरू किया तो इतना अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे कुछ चीजें उसमें इंप्लीमेंट करी। अब वो किस बेसिस पे करी? जब मैंने अपने आप से क्वेश्चंस पूछे कि अच्छा कस्टमर आ तो रहा है लेकिन कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो कन्वर्ट कैसे होगा? ये एक क्वेश्चन पूछा। अच्छा कन्वर्ट तो हो गया, रिपीट नहीं हो रहा है, वो कैसे बढ़ाएं? रिपीट तो हो गया, वर्ड ऑफ माउथ नहीं है, वो कैसे बढ़ाएं? ये 3 ही तो पिलर्स हैं बिजनेस के, और क्या है? तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जिसका जवाब मुझे इमीडिएटली नहीं मिला, कुछ दिन लगे, कई क्वेश्चंस के साथ में कुछ हफ्तों तक ठहरा रहा, फिर कुछ जवाब मिला। जब टीम से बात करी तो उन्होंने कहा सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इतना सब कैसे हो पाएगा? मैंने कहा ऐसे हो पाएगा। फिर उसको इंप्लीमेंट किया। आज वो बिजनेस ऑर्गेनिकली का मतलब होता है कि बिना किसी एडवर्टाइजिंग के इतना तेजी से ग्रो कर रहा है जितना शायद अभी हम सपने में भी नहीं सोच सकते, या मैंने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी इतना तेज ग्रो कर जाएगा बिजनेस। मतलब क्या हुआ, मेरी जो सोच थी उसको मैंने एक्सीड कर दिया। मेरा जो टारगेट था कि पहले साल में हमको इतनी रेवेन्यू अचीव करनी है, वो शायद अगले हम 3 महीने में अचीव कर जाएंगे। तो ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जो पूछने सबसे ज्यादा जरूरी थे। वो क्यों पूछ पाया? क्योंकि मैंने वो क्वेश्चन पूछते वक्त अपने अंदर से ये नहीं कहा कि ये तो हो ही नहीं सकता। जैसे मैं अगर आपके बिजनेस में हूं तो मैं बार बार अपने आप से यही क्वेश्चन पूछूंगा कि कस्टमर को क्या चाहिए। ज़ूडियो चल रहा है ना, क्यों चल रहा है? क्योंकि वो उस प्राइस पॉइंट पे लेटेस्ट चीजें दे रहा है जो कोई और देने का सोच भी नहीं सकता है, इस वजह से वो चल रहा है। तो क्या आप कुछ ऐसा कर सकते हो? पहले तो ये समझो कि आप उससे कॉम्पीट नहीं कर सकते। तो ये जो आपका दूसरा प्लान है कि मैं मॉल में जाकर के एक फिक्स प्राइस शॉप खोल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो इतना बढ़िया प्लान नहीं है। क्योंकि आप क्या बनने की कोशिश कर रहे हो? आप उसी का छोटा वर्जन बनने की कोशिश कर रहे हो। तो जब एक उसका बड़ा वर्जन ऑलरेडी अवेलेबल है तो कोई छोटे में क्यों आएगा? आप अपने ऊपर रख करके देखो, एक ऐसे स्टोर में जाओगे जहां पे 500 रुपए की शर्ट मिल रही है लेकिन 1000 वैरायटी है, या ऐसे स्टोर में जाओगे जहां पे 500 रुपए की शर्ट मिल रही है लेकिन सिर्फ 10 वैरायटी है। कहां जाओगे? सोचो। सर इसमें भी है ना, मेरे पास अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप भी है, बट मैं फिर भी ज़ूडियो से कॉम्पीट नहीं कर सकता क्योंकि ज़ूडियो की परचेजिंग पावर ही बहुत ज्यादा है। आप ज़ूडियो से कॉम्पीट नहीं कर सकते, बट क्या हो, आप कुछ ऐसा करो जो ज़ूडियो करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मतलब कि एक छोटे बिजनेस होने का नुकसान है तो फायदा भी है। फायदा क्या है कि ये कुछ ऐसा कर सकते हैं जो एक बड़ी कंपनी नहीं कर सकती, क्योंकि वो अगर छोटा सा भी डिसीजन लेंगे तो उसका इंपैक्ट बहुत बड़ा आएगा उनके पूरे बिजनेस के ऊपर। प्लस एक हायरार्की बहुत बड़ी है, उनकी डिसीजन मेकिंग स्लो होती है, इनके लेवल पर डिसीजन मेकिंग फास्ट है। ये आज डिसीजन लेंगे कल इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एज एन एग्जाम्पल, इसको करना है नहीं करना है, लीगली ये करना सही है नहीं है, वो सब आपको चेक करना है, बट मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि इस बिजनेस में अगर कुछ मजेदार करना है तो कैसे होगा। देखो, एक चीज हमें ये समझ आई कि कस्टमर को फ्री में चाहिए। हाँ। दूसरी एक और इनसाइट है
लॉटरी बिकती है या नहीं बिकती है? बिकती है। पूरी दुनिया में, मतलब जहां इलीगल है वहां की बात अलग हो रही है, जहां पे लीगल है वहां पे लॉटरी बिकती है या नहीं बिकती है? बिकती है। कितनी बिकती है? जो लॉटरी कंपनीज होती हैं या जो कैसीनोज होते हैं या जो गैम्बलिंग कंपनीज होती हैं वो कितना कमाती है? लिमिट ही नहीं है इसकी तो, बिलियंस में। चलो इसको भी छोड़ो, स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग नहीं करते हैं। वो जाते हैं और ये सोचते हैं कि फटाफट से अगले 1 महीने में करोड़पति बन जाऊं। ऐसे कितने लोग हैं? बहुत है। अंदर से आप सब क्या चाहते हो? अपने आप से सच बोलना कि फटाफट से बिना कुछ करे बहुत सारा पैसा कहीं से आ जाए। ये चाहते हो या नहीं चाहते? हाँ। मतलब अंदर से चाहते हो या नहीं चाहते हो? जब कोई कॉन्टेस्ट होता है कि इस कॉन्टेस्ट में अगर आप जीत गए तो ये गाड़ी मिलेगी, तो अंदर से चाहते हो या नहीं चाहते हो कि मेरे को ये गाड़ी मिल जाए? मतलब आप क्या चाह रहे हो कि 500 रुपए की शॉपिंग करी और एक 5 लाख की गाड़ी मिल जाए। इलॉजिकल है लेकिन रियलिटी है। तो इन दो रियलिटीज को अगर हम कंबाइन कर दें, अभी आपसे बात करते करते ही आइडिया आ रहा है, आई एम नॉट श्योर कि ये लीगली सही है या नहीं है, तो वो आप वेरीफाई करना। ऐसा ना हो कि कल को आप जेल में बैठे हो और बैठ करके सलाखों के पीछे से मेरा नाम ले रहे हो, संदीप सर कहाँ है। उन्होंने आइडिया तो दे दिया लेकिन ये नहीं बताया कि इसको अपनी लॉयर्स के थ्रू भी चेक करना पड़ता है कि इसको कैसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया जाए। बट होता सब कुछ है। जैसे ऑनलाइन कुछ ऐसी एप्स हैं जो लीगली बेटिंग कर रही है। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि बेटिंग नहीं है, ये स्किल बेस्ड बेटिंग है। क्या हो अगर आप अपनी शॉप का नाम दो फ्री शॉप। अब ये हरकतें कोई बड़ा ब्रांड नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने अगर अपना ब्रांड का नाम चेंज कर दिया और फ्री शॉप कर दिया तो वो तो गए। क्योंकि अगर उन्होंने कुछ प्रॉमिस किया तो वो डिलीवर भी करना पड़ेगा। मतलब अगर उन्होंने कहा फ्री शॉप तो वहां पे फ्री शॉपिंग होनी चाहिए। इफ यू आर सेइंग 100% फ्री शॉपिंग, तो वहां पे वो प्रॉमिस पूरा भी होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगी, कस्टमर आएगा और फिर झूठी मां की कसम खानी पड़ेगी। फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर मां कहेगी बेचारी ये क्या कर रहे हो तुम। तो अगर आपने अपनी दुकान में लिख दिया 100% फ्री शॉपिंग, तो क्या होगा? चलते फिरते कस्टमर आप तक आएगा तो ये तो पक्का हो गया। मतलब वहां पे मान लो 100 दुकानें हैं तो 100 में से सबसे पहले आपके पास आएगा, मतलब लाइन लग जाएगी। हाँ। एक प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई, कस्टमर आ गया। अब अगर कस्टमर का वो प्रॉमिस जो आपने किया वो उसको एक्चुअल में दे दिया तो दोबारा आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। किसी दुकान में जिसका नाम है फ्री शॉप, वहां पे एक्चुअल में आपको फ्री में कपड़े मिल गए तो क्या आप दोबारा जाओगे या नहीं जाओगे? या किसी और दुकान में जाओगे पैसे खर्चने के लिए? नहीं, उसी में जाने के चांसेस रहते हैं पूरे। तो अब क्या हो कि आप एक व्हील लगाओ अपनी दुकान में। जैसे एक लकी व्हील होता है, कई जगह आपने देखा होगा, ऑनलाइन भी होता है ऑफलाइन भी होता है। व्हील को घुमाओ फिर उसमें कुछ नंबर आता है। यूजुअली क्या होता है वो बड़ा गिमिकी होता है और उसमें बहुत सारी कंडीशंस होती है। ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स में होता है, उसमें अगर आ भी जाता है तब भी वो कंडीशंस होती है कि आप 10,000 रुपए जीत गए लेकिन उसके लिए अब आपको ये करना पड़ेगा। बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये बेवकूफ़ नहीं बनाएंगे, ये सीधी बात करेंगे। क्या कहेंगे? ये व्हील का आधा हिस्सा है रेड, ये आधा हिस्सा है ग्रीन। अगर लाल आया तो आपको मिलेगा हमारे यहाँ पे जो भी सामान है उस पे 50% डिस्काउंट, क्योंकि कस्टमर को डिस्काउंट चाहिए। हाँ 100। अगर अगर हरा आया तो आपको मिलेगा 100% डिस्काउंट। आने के चांसेस क्या हैं? 50-50। घुमाया तो 2 में से एक बार तो आएगा ही आएगा। हरा। उस कस्टमर को बोलो कि अगर आपको 4 आइटम लेनी है तो आप 4 बार व्हील घुमाओ, तो हो सकता है किसी को 3 आइटम फ्री मिल गई, एक के पैसे देने पड़े। वो भी एक के जिसके पैसे देने पड़े वो कितने देने पड़े? आधे। तो क्या कुछ मजेदार हुआ है? नहीं हुआ सर, मजेदार हुआ पर पैसा तो आया ही नहीं। वो दूसरी प्रॉब्लम है, उसमें आते हैं ना। अरे अरे देखो यही गड़बड़ करते हो। पहले ये बताओ, एज कस्टमर अगर आप किसी ऐसी दुकान में गए जिसने इस बिजनेस मॉडल को क्रैक कर लिया है, आप बार बार जाओगे उस दुकान में? नहीं जाओगे। अपने ऊपर रख करके देखो। मतलब आपने व्हील घुमाया, अगर तो चांसेस होते हैं 10%, यानी उस व्हील का जो 90% सेक्शन है वो रेड है और 10% ग्रीन है, तो आपको पता है कि ये तो लक है। बट जब 50-50 हो जाता है तो खेल अलग ही लेवल पे चला जाता है। मतलब इन्होंने क्या किया, अब ये लीगली कैसे होगा वो सोचना पड़ेगा। मे बी आपको 1 रुपए रखना पड़ेगा। हाँ। मैं लॉयर नहीं हूं आपका, बट वो आपको लॉयर से समझना पड़ेगा। 1 रुपए रखना पड़ेगा, क्योंकि 1 रुपए भी आपने रख लिया तो फ्री नहीं हुआ।
प्राइस नहीं हुआ, प्राइस नहीं हुआ तो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा, मतलब प्राइस नहीं हुआ तो वो जुआ नहीं हुआ, वो डिस्काउंट हो गया। डिस्काउंट हो गया। तो ये सोचना पड़ेगा कि उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, दैट्स अ डिफरेंट चैलेंज ऑल टुगेदर। बट अभी यहां तक समझो एज कस्टमर कि आप किसी ऐसी दुकान में गए जहां पे व्हील आपने घुमाया और 50% चांसेस हैं कि ग्रीन आएगा, और ग्रीन आते ही वो आइटम फ्री में आपकी, घुमाओ कितनी बार घुमा सकते हो। अब इन्होंने क्या किया, वहीं पे उसी मॉल में जहां कपड़ों की दुकानें हैं एक ऐसी दुकान खोल दी जो कपड़े की भी दुकान है और एक छोटा सा कैसीनो भी है। अगेन मैं कहूँगा लीगली कैसे करना है वो उसका एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, सारे लॉज को समझना पड़ेगा। और मैंने कहा ना ये फ्री में नहीं दे सकते लेकिन डिस्काउंट दे सकते हैं, तो मे बी इन्होंने 1% ले लिया पैसा, तो अगर 100 रुपए की आइटम है तो 1 रुपए ले लिया, वो कस्टमर को देने में दिक्कत भी नहीं होगी। वो टीएनसी में छोटा छोटा लिखा होगा फ्री है लेकिन 1 रुपए देना है वॉट। या बिल्कुल ही सेफ चलना है लीगली तो एक तरफ हो गया 99% डिस्काउंट, एक तरफ हो गया 50% डिस्काउंट, ये भी बुरा थोड़ी है, एज गुड एज फ्री हो गया ना। मतलब 500 रुपए का कपड़ा जो साथ के मॉल में या साथ की और शॉप्स में 500 रुपए का मिल रहा है, आप 5 रुपए का दे रहे हैं। हाँ तो ये तो मजा आ गया। हाँ, कस्टमर को तो मजा ही आ गया, खत्म बात, लीगली आप सेफ हो गए। हाँ तो अगर ये हो गया तो आपका एक बिजनेस मॉडल क्रैक हुआ, कस्टमर आना, जो फुटफॉल है वो बढ़ गया, प्लस जब कस्टमर जीत करके जाएंगे इस तरीके से तो वहीं पे आप एक सेल्फी कॉर्नर बनाओगे। जैसे ही वो इंसान जीतेगा तो कोई मजेदार सा म्यूजिक बजेगा और वहां पर एक सेल्फी कॉर्नर होगा जहां पे उसको कोई क्राउन पहनाया जाएगा और वो जो चीज उसने जीती है उसके साथ में उसकी फोटो खींचेगी, जिसको चाहे तो अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकता है। उसके मोबाइल से आप खींचोगे, आपकी टीम में से कोई खींचेगा। तो इससे क्या हो रहा है, आपने क्या कर दिया, गेमिफिकेशन। खेलने में सबको मजा आता है, ये सच है झूठ है? काम करने में मजा आता है, खेलने में मजा आता है। खेलने में मजा आता है ना, हाँ। तो ये गेमिफिकेशन हो गया। अब अगर उसने सोशल मीडिया पे डाला कि आई जस्ट वॉन दिस फॉर फ्री फ्रॉम फ्री शॉप लोकेटेड एट दिस, तो आपकी मार्केटिंग किस लेवल पे हो गई? बहुत ज्यादा हो गई। तो वहां पे लाइन लग जाएगी, तो एक एक करके टोकन मिलेगा लोगों को, आओ अब आपकी बारी, अब आपकी बारी, आपकी बारी। जितनी भीड़ और होगी, लोग पागल हैं, लोग वहीं जाते हैं जहां पे भीड़ होती है, जो खाली पड़ा होता है वहां तो कोई जाता ही नहीं है। ऐसा होता ही नहीं होता है? जिस रेस्टोरेंट पे सबसे ज्यादा भीड़ होती है, वेटिंग होती है, वहीं जाकर के सारे खड़े हो जाते हैं, बाकी साथ में खाली पड़ा है, चाहे उसका खाना बढ़िया है, नहीं जी वहां नहीं जाएंगे हम तो वहीं जाएंगे जहां पे सारी भीड़ है, वो बढ़िया ही होगा ना। तो बस यही हो जाएगा आपके साथ। तो हमारे बिजनेस मॉडल का ये भी क्रैक हो गया, वर्ड ऑफ माउथ भी क्रैक हो गया, आग की तरह बात फैल गई पूरी सिटी में, रिपीट कस्टमर भी आ गया। अब सिर्फ एक चैलेंज रह गया कि पैसा कैसे कमाओगे जी। बड़ा आसान है, 1000 रुपए का प्रोडक्ट है, एक तरफ से आपने दिया 50% डिस्काउंट, एक तरफ से दिया 100% डिस्काउंट। आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1:1। मतलब क्या हुआ, एवरेज आउट करोगे तो 75% फ्लैट डिस्काउंट। बिल्कुल, इतना तो आप अभी भी दे ही रहे हो। हाँ मतलब वैसे ही रहता है कुछ भी। 10 रुपए का माल हमने 100 रुपए में किया और उसको 50%, 60%, 70% डिस्काउंट दिया। हाँ। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, वही तो कर रहे हो आप। बाकी दुकान वाले भी तो यही कर रहे हैं क्योंकि वहां पे नेगोशिएशन चलता है। तो कोई भी फ्लैट प्राइस तो करता ही नहीं उस मॉल में। 100 रुपए का माल आपने 1000 रुपए का प्राइस किया और उसके बाद उसे 500, या तो वो 1000 रुपए का आपने 500 में दे दिया, तो बिलिंग पहले ही करा लो कस्टमर से। हाँ समझ। नहीं तो क्या होगा, कस्टमर बाद में मुकर जाएगा, वो कहेगा फ्री में तो मेरा, 50% तो तेरा। हाँ। तो पहले बिलिंग होगी, बाद में व्हील घुमाओगे। ठीक है ना? हाँ, ये कैसीनो टाइप। हाँ, तो आप आए थे यहाँ पे एक ऐसे इंसान बन करके जो कि एक सीधा साधा सा दुकानदार था जो अपना कपड़े का काम कर रहा था। अब जब यहाँ से बाहर निकलोगे तो आप एक जुआरी बन करके बाहर निकलोगे, आप एक कैसीनो के मालिक होगे। इसीलिए तो होते हैं सेशंस। नहीं सर, बिजनेस में वैसे भी हम कितनी बात कर लें, बट एक्चुअल जब आप मार्केट में जाते हो चीजें अलग ही है, चाहे वो ऑनलाइन है ऑफलाइन है, एक्चुअल में अलग है। और हम कितना ही बात कर लें, कितना ही कॉन्फिडेंस आ जाए, बट एक्चुअल तो अलग ही रहता है बिजनेस में। अभी इन्होंने एक बात कही कि हम जितनी मर्जी बातें कर लें, एक्चुअल अलग होता है। एक्चुअल कभी अलग नहीं होता है। एक्चुअल मतलब जो एक्चुअल में है, जो रियलिटी है, वो हमेशा सेम होती है, बातें अलग अलग होती है। वही। अरे वो ही नहीं, ध्यान से सुनो, सुनोगे तो कुछ इंटरेस्टिंग लेकर के जाओगे यहां से। आपने जो बोला है और जो मैं बोल रहा हूं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आप ये कह रहे हो कि
हम चाहे जितनी मर्जी बातें कर लें, यानी कि ये जो अभी हम बातें कर रहे हैं ये थ्योरेटिकली तो बड़ी अच्छी लग रही है, जब प्रैक्टिकली करेंगे तब पता लगेगा। अरे नहीं बॉस, मैं कुछ और कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जो रियलिटी है वो कभी नहीं बदलती है, जो एक्चुअल चीज़ है वो नहीं बदलती है। टेबल तो टेबल है, ये नहीं बदलती है। इसके बारे में जो बातें हो रही हैं वो बदलती है। तो जो बातें मैंने करी वो एक्चुअल के बेस पे करी है, वो फेल नहीं हो सकता है। बट अगर आप बातें कर रहे हो कुछ ऐसी जो रियलिटी या एक्चुअलिटी के बेस पे ना हो तो फेल होगा। हाँ, ये बिजनेस इलीगल हो सकता है, इसकी वजह से आपको जेल हो सकती है, वो बात अलग है, लेकिन ये बिजनेस फेल नहीं हो सकता है क्योंकि जो एक्चुअल ह्यूमन साइकी है उसको हमने जाकर के हिट किया है। अगर एक्चुअल को आप समझ जाओ, जो रियलिटी है उसके हिसाब से एक्ट करो, तो यू कैन नॉट फेल। इस बिजनेस को फेल करके दिखाओ, कैसे करोगे? ये फेल हो ही नहीं सकता। हाँ, इसको मैनेज कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट टास्क है। इसमें प्रॉफिट कैसे कमाना है वो भी हमने क्रैक कर लिया है। बिजनेस मॉडल क्या होगा वो भी क्रैक कर लिया है। कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्रैक कर लिया है। वर्ड ऑफ माउथ भी क्रैक कर लिया है। रिपीट भी क्रैक कर लिया है। कस्टमर कैसे आएगा वो भी क्रैक कर लिया है। सब कुछ तो क्रैक हो गया है। अब क्या बचा? बस एक लीगैलिटी वाला इशू बच गया है। उसको एक बार बात करना पड़ेगा अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ में बैठ करके या किसी लॉयर के साथ में बैठ करके, उसका रास्ता निकालना होगा। उसके भी रास्ते होंगे। समझे मैंने क्या कहा? क्योंकि ये जो बिजनेस मॉडल अभी जिसके बारे में मैंने बात करी, ये एक एक्चुअल बिजनेस के बेस पर बात करी है। गैम्बलिंग से बड़ा कोई बिजनेस नहीं है। अगर ध्यान से देखोगे, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस जो देखने में बहुत ही साफ सुथरे लग रहे हैं, अगर डीपली समझोगे तो गैम्बलिंग की ही एक अलग फॉर्म है। जैसे कि स्टॉक मार्केट, जहां पर बहुत कम लोग हैं जो इन्वेस्टर्स हैं और बहुत ज्यादा लोग हैं जो गैम्बलर्स हैं, जो मार्केट को टाइम करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी फटाफट से बहुत पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। और स्टॉक मार्केट कितनी बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी। उसमें से मान लो 50-50 भी है। मैं बेस्ट केस सिनेरियो पकड़ रहा हूं कि 50% ऐसे हैं जो गैम्बलर्स हैं और 50% ऐसे हैं जो एक्चुअल में इन्वेस्टर्स हैं, जो ये समझते हैं स्टॉक मार्केट का मतलब कि एक कंपनी है, एक बिजनेस है जिसमें मैंने शेयर ले लिया और मैं उस कंपनी का मालिक बन गया। ऐसा कौन सोचता है? रेयरेस्ट ऑफ रेयर। शेयर मार्केट को कैसे देखते हैं? किसी ने आकर के बोला अरे ये शेयर ले ले, ऊपर जाने वाला है। हाँ, ले लिया। अरे नीचे चला गया, अब क्या करूं? मर अब बैठ करके। तो ये गैम्बलिंग नहीं है तो और क्या है? तो गैम्बलिंग से बड़ा कोई बिजनेस नहीं है। कैसीनोज में जाकर के देख लो, सब भरे हुए मिलेंगे, दुकानें खाली होती हैं, कैसीनो कभी खाली नहीं होता है। तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ दिस इनेट डिजायर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग विच इज कॉल्ड ग्रीड। उसको हमने एक्टिवेट कर दिया है। तो ये बिजनेस मॉडल फेल कैसे होगा, मुझे समझा दो। नहीं, इस तरह से तो फायदा। ग्रीड अप टू द एक्सटेंट जिसके ऊपर वो पॉसिबल ही नहीं है। यानी फ्री के ऊपर क्या होगा? फ्री में अगर आपको कुछ मिल गया, उसके ऊपर कुछ है क्या? तो ये रियलिटी पिछले हजारों सालों में नहीं बदली, अगले हजारों सालों में भी नहीं बदलेगी। दैट इज ग्रीड। ह्यूमन बीइंग्स आर ग्रीडी। ये रियलिटी नहीं बदलने वाली है। जो बातें करते हो बिजनेस के बारे में वो सब हवा में है। बट ये जो जिसके बारे में आज हमने बात करी, ये बातें नहीं है, ये रियलिटी है। अगर इसको कोई ढंग से एग्जीक्यूट कर पाए तो। आई होप आज के सेशन से थोड़ा बहुत कुछ समझ आया, वो भी प्रैक्टिकली, कोई थ्योरेटिकली नहीं। अभी देखो ना हमने क्या किया। इनकी एक सोच थी जब ये यहां पर आए थे, उस सोच में कुछ बदलाव आया। हाँ, कि हम इसी शॉप को बड़ा ले जा सकते हैं बजाय कि दूसरे मॉल में बड़ा शॉप खोलें और उसके बाद ब्रांडिंग करें, के बजाय इसी को ब्रांड बना दिया जाए, छोटे को ही, फिर आगे जितने चाहे बड़े। और कुछ ऐसा किया जाए जो दुनिया में कोई और नहीं कर रहा है। जो मैंने अभी कहा, मुझे बताओ कौन कर रहा है, कहां कर रहा है? कोई भी नहीं। अब ये सॉल्यूशन निकला कैसे? क्योंकि सिंसियरली मैंने अपने आप से एक क्वेश्चन पूछा। जैसे ये क्वेश्चन मैंने पूछा था आप लोगों से, आप सब हंसने लग गए थे और आपने तो कहा था फ्री कैसे देंगे। बट अब देखो हमने फ्री दे दिया ना। हाँ। कितनों को दिया? ऐसा नहीं 10 में से 1 को दिया, 2 में से 1 को दिया। हर दूसरे कस्टमर में से 1 कस्टमर फ्री में शॉपिंग करके जाएगा आपके यहां से। कमिटमेंट गलत नहीं है। और बहुत सारे कस्टमर ऐसे भी होंगे कि वो आए, एक प्रोडक्ट लिया, व्हील घुमाया, अब उनके ऊपर है, वो एक प्रोडक्ट लेते हैं, 4 लेते हैं और पहली बार में ही 100% ऑफ आ गया। तो उन्होंने एक्चुअल में आपसे सारा का सारा सामान फ्री में लिया और बैग लेकर के अपने घर, 5,000 रुपए का सामान लेकर के अपने घर। सर वो कोई दिक्कत नहीं है सर, अगर फुटफॉल ज्यादा है आपके पास तो आप बहुत कम मार्जिन पे भी अच्छा जा सकते हो। फुटफॉल मैटर करता है बिजनेस में। नहीं नहीं नहीं, फुटफॉल नहीं, इसका फुटफॉल से कोई कनेक्शन नहीं है। इसका कनेक्शन है मैथमेटिक्स से। मैथमेटिकली
प्रोबेबिलिटी वाइज यू कैन नॉट गो रॉन्ग बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन द सेम कॉन्सेप्ट जिसके बेस पर कैसीनोज काम कर रहे हैं। जैसे रूल एक गेम होती है, उसमें अगर आपने इधर लगाया तो पैसा डबल, इधर लगाया तो पैसा डबल, तो आप उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहे हो। तो जब कैसीनोज फेल नहीं हुए पिछले इतने सालों में, तो आप कैसे फेल हो जाओगे? मैथमेटिकली इट इज इम्पॉसिबल टू फेल इन दिस बिजनेस मॉडल, बट कस्टमर के माइंड में क्या इल्यूजन क्रिएट होगी कि मैं जीत सकता हूं, क्योंकि अब आपने उसको ऐसी जीतने की पॉसिबिलिटी दे दी जो दुनिया में और कहीं अवेलेबल ही नहीं है। अभी आपको एक लॉटरी की टिकट खरीदनी है जो आपको भी पता है कि लगने के चांसेस करोड़ों में से एक है। अब आप गए इस दुकान में जहां पे आपको कुछ ऐसा मिल रहा है जो दुनिया की किसी और दुकान में नहीं मिल रहा है, यानी आपने 500 रुपए की कोई चीज खरीदी, उसके पैसे दिए, अगर आपने वो व्हील घुमाया और 50-50% चांसेस हैं ग्रीन आया, तो आपने अपने 500 रुपए वापस लिए, प्रोडक्ट भी लिया विद वेरी गुड पैकेजिंग इन शॉपिंग बैग और ले करके अपने घर चले गए। सोचो उस इंसान का क्या एक्सपीरियंस होगा, उसका वो दिन कैसा जाएगा, वो क्या चुप बैठने वाला है या चुप बैठने वाली है, या वो शोर मचा देंगे अपने फ्रेंड्स को लेके कि मैं बहुत लकी हूं। ये इल्यूजन जो बहुत सारे लोगों के अंदर होता है, वो इल्यूजन और पक्का हो जाएगा उन लोगों का जो भी जीतेंगे, जबकि इसमें लक वक कुछ नहीं है, ये सिंपल मैथमेटिक्स है। बट ऐसा मैथमेटिकली सोचता कौन है? लोगों को तो ये समझ आएगा कि मैं गया, देखो आज मैं वहां से फ्री शॉप से 5,000 के प्रोडक्ट जीत करके घर आ गया, 5,000 के कपड़े फ्री में लेकर के आ गया। नहीं तो क्या करना पड़ता, 5,000 का 2,500 देना पड़ता, खत्म। अब वो ये थोड़ी कहेगा 2,500 का जीता, वो कहेगा 5,000 का जीता। सर 3 बार अगर 50% वाला भी आ गया ना, उसकी टेंडेंसी रहेगी मेरा एक बार तो आएगा, तो वो घुमाता भी रहेगा। एग्जैक्टली, वो घुमाता रहेगा, वो घूमता रहेगा। तो आज प्रैक्टिकली आप लोगों ने देख लिया लाइव कि कैसे अपनी सोच को बड़ा करते हैं, कैसे बड़ा सोचते हैं, कैसे उससे बड़ा सोचते हैं जहां तक हम सोच सकते हैं। क्वेश्चनिंग से, क्वेश्चन पूछने का दम होना चाहिए। कौन से क्वेश्चन पूछने का? जिसका आंसर आपके पास में नहीं है। ऐसे क्वेश्चन जो सुनने में इम्पॉसिबल लगते हैं, वो पूछने का भी दम होना चाहिए। ऐसे ही तो तरक्की हुई है हम सबकी इस दुनिया में। जहां पर अंधेरा होता था, किसी न किसी ने क्वेश्चन पूछा ना कि अच्छा लाइट नाम की कोई चीज हो सकती है, बल्ब नाम की कोई चीज हो सकती है। उसको 10 साल लगे, 20 साल लगे, लेकिन अल्टीमेटली उसने क्रैक कर लिया ना। तो इसी को इंटेलिजेंस कहते हैं, asking the right kind of questions and staying with it for a long period of time. If you can do that, yes, you can do something big, bigger than what your thoughts are. अगर आपकी सोच इतनी है और जो प्रैक्टिकली रिजल्ट आएगा वो इतना है, तो इसके आसपास ही जियोगे, इसके आसपास ही मरोगे। इसको तो भूल ही जाओ, नॉट पॉसिबल। मैं अभी बात कर रहा हूं इन्फिनिटी की। इन्फिनिटी तक कैसे जाते हैं, यानी कुछ ऐसा कैसे सोचते हैं जो इस दुनिया की सोच से परे है।